हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई। इससे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल। वो भी कितने क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है इस एक चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आते हैं ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, पर डेट वगैरह आता है, कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, उस नाम से क्वेश्चन आते हैं, किसने क्या कहा, ये सारा क्वेश्चन आता है, स्लोगन वगैरह से 1-2 क्वेश्चन। ठीक, और बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर इसे अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आपको मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आएगी, मेरी गारंटी है ये। और मेरे भाई, ये है आपका डे नंबर 8। और आज के इस डे नंबर 8 में हमारा हिस्ट्री हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। और फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल से 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपको। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी से नहीं आता है। अराइवल ऑफ महात्मा गांधी से भी नहीं आया है। रोलेट एक्ट से तो आता है क्वेश्चन। जलियांवाला बाग से भी क्वेश्चन आता है। खिलाफत मूवमेंट से आपको एग्जाम में नहीं आया अभी तक। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। दांडी मार्च, बाकी सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, सॉरी। इन सब टॉपिक को हम थोड़ा बहुत देखेंगे, उतना ही देखेंगे जितने आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, पीएचडी नहीं करवाऊंगा मैं आपको। हाँ, वो सारी चीजें मैं जरूर बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया है, अगर आप पहले से चैप्टर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि भाई जो इंडियन लोग थे वो ब्रिटिश से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1857 में रिवोल्ट भी हो चुका था। तो अब देखते हैं कि इंडियन लोग थे थोड़ा बहुत अब समझदार होने लगे थे। उन्होंने कहा भाई नहीं, जो हमारा रिसोर्सेस है हम खुद, हमारा रिसोर्सेज हम जो यूज करेंगे वो हमारा रिसोर्सेज होना चाहिए, ब्रिटिश का रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो ब्रिटिश का कंट्रोल है हमारे ऊपर, कहीं ना कहीं वो चीज भी खत्म खत्म होना चाहिए। मेरा इंडिपेंडेंट देश होना चाहिए। ये सारी चीज थॉट वगैरह कहीं ना कहीं इंडियन लोगों के अंदर, इंडियन लीडर के अंदर आने लगा। ये 1850 के बाद की बात है। ये 50 के बाद ये सारे सोच इंसान को अंदर, इंडियंस के अंदर डेवलप होने लगा था। ठीक है, अब आपसे देखो, एक यहाँ पे ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए, ब्रिटिश होता ना, आईएनसी से पहले कौन कौन से इंपोर्टेंट एसोसिएशन थे। आपसे ये 4 में से कोई भी एक नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है ना। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। तो बस आपको नाम याद रख लेना, इसके डिटेल में नहीं जानना है कि इसका फाउंडर कौन है, इसका क्या है, नहीं है, उतना डिटेल आपको कुछ नहीं जानना, बस नाम याद रख लीजिए। अब आते हैं मेरे भाई, ये आपको पता है इंडियन लोग तो गुस्सा थे ही थे, ब्रिटिश से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। और बहुत ज्यादा गुस्सा तब हुए जब कुछ 3 एक्ट आया यहाँ पे। ठीक है, उस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये कौन कौन सा एक्ट था जिसकी वजह से इंडियन लोगों के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा, इंडियन लोग और भी ज्यादा, है ना, ब्रिटिश से खफा हो गए, परेशान हो गए। आपको हमने बताया कि 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक, इस विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश फिर दोबारा कंट्रोल जब किया तो उन्होंने 1878 में एक एक्ट लेकर आया जिसका नाम था आर्म एक्ट। इस एक्ट को मैं सबको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि जो भी इंडियन लोग था उसको कहा था भाई, अब इंडियन लोग जो है वो कोई भी हथियार वगैरह नहीं रख सकते हैं, है ना। इंडियन लोग जो थे वो कोई भी हथियार वगैरह, गन हो गया, भाला हो गया, तलवार हो गया, उससे में जो भी हुआ करता है उसको नहीं रख सकते हैं। क्लियर लिखा हुआ देखो यहाँ पे, रेडियल कुड नॉट बी आर्म। लेकिन जो ब्रिटिश है वो रख सकते थे, लेकिन जो इंडियन है वो नहीं रख सकते। सिंपल से वर्ड ये समझ लीजिए। अब देखो फिर दूसरा एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी 1878 में ही आ गया था। देखो इससे तो लोग खफा होंगे भाई, क्यों नहीं रख सकते यार, है ना। तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा भड़का। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। उसमें सिंपल से कहा था कि भाई कोई भी न्यूज़पेपर ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं छापेगा, है ना। ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं छापेगा। अगर ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी लिखोगे तुम तो तुम्हारे न्यूज़पेपर को बैन कर दिया जाएगा और तुम्हें सजा भी मिल सकती है। तो इस वजह से भी लोग गुस्सा हो गए थे। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं छापेगा, तुम गलत काम कर रहे हो तो बिल्कुल छाप सकते हैं। लेकिन इसने कहा कि भाई तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब आया फिर एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। देखो ये क्या था कंट्रोवर्सी, इसमें क्या दिया, 1883 में कहीं ना कहीं बिल आया था। तो इसमें क्या था, इस बिल में कहा गया था कि जो इंडियन जज है वो ट्रायल में ले सकते हैं किसको, ब्रिटिश और यूरोपियन। मतलब मान लेते हैं कि कोई ये बना हुआ कोर्ट है, तो यहाँ पे इंडियन जज भी हो सकते हैं और यहाँ पे ब्रिटिश, और ये सब मतलब साथ में बैठ सकते हैं। तो ये चीज ब्रिटिश लोगों को बहुत खराब लगा कि अरे भाई हम इंडियन लोगों के साथ बैठेंगे, हमारा इतना बुरा दिन आ गया, है ना। ये चीज कहेंगे ब्रिटिश को खराब लगा। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा, इसका अपोज किया और इस बिल को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। ठीक, तो इसके वजह से भी इंडियन के अंदर फिर गुस्सा आया कि भाई हम तुम्हारे से, मतलब कि हम इतने बेकार है कि भाई हम तुम्हारे साथ भी नहीं बैठ सकते हैं, वो भी जज भी नहीं बैठ सकता है तुम्हारे साथ, इतने बेकार है हम लोग। तो ये सब थॉट डेवलप होने लगा था। ठीक, तो ये सारा चीज कहने की चल रहा था। तो उसके बाद होता है आईएनसी का फॉर्मेशन। आपको बस अब आप यहाँ से आपका इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक,
ये इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ से है भाई, एक एक वर्ड को आपको ध्यान से समझना है और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं आईएनसी का फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया, देखो ये 1883 की बात है, तो इसी के खिलाफ है ना स्ट्रांगली कंट्रोवर्सी। इसके मतलब हुआ ना, ये जब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह होने लगा, तो फिर भाई अब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गया था। तो फिर कांग्रेस ने क्या मतलब सॉरी ब्रिटिश ने क्या सोचा कि भाई कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहिए इंडियन के लिए, ताकि वो उसके थ्रू हमसे बातें कर सके। अदरवाइज़ फिर नहीं तो रिवॉल्ट हो जाएगा 1857 के जैसा। तो उसके वजह से क्या बनाया ब्रिटिश लोगों ने, एक मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा आईएनसी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। समझ में आया ये कब बना, क्यों बना? लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मुझे बताएंगे इस आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था। डेट आपको याद रखना भाई, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दिसंबर 1885 में हुआ था। इसका जो फाउंडर से आपसे क्वेश्चन है, बताओ इसके फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम इसका फाउंडर थे। आपसे पूछा जाता है कि आईएनसी का फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? बम्बई में हुआ था। उसमें टोटल कितने लोग थे? 72 लोग थे, ठीक है। 72 लोग का मीटिंग हुआ था कहाँ पे? बम्बई में। इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम और डेट था दिसंबर 1885। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। अब देखो इसका सिंपल से इसको बनाने का एम क्या था, मैंने आपको बताया कि भाई जो इंडियन लोगों की जो बातें हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाए, है ना, किसके थ्रू? भाई कोई एक पार्टी बने, वो कोई हेड हो वहां का, वो लेकर आए सारी बातें। ये सारा चीज कहने का इसका एम था। आते हैं आगे। अब देखो मेरे भाई, अब इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कई बार रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? आप क्या बोलेंगे? डब्ल्यूसी बनर्जी, ना, इसको डब्ल्यूसी बनर्जी शॉर्ट में लिख लीजिए। डब्ल्यूसी बनर्जी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। अब आते हैं, पूछा जाता है सेकंड प्रेसिडेंट बताओ कौन था? आपको बोलना है दादा भाई नेहरू जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन पूछा था सेकंड प्रेसिडेंट बताओ। और दादा भाई नेहरू जी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आपसे पूछा जाता है बताओ इसमें से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आप क्या बोलेंगे? दादा भाई नेहरू जी को। ऐसे पूछा जाता है कि भाई बताएंगे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का? था आप क्या बोलोगे मेरे भाई? बदरुद्दीन तैयबी। ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछेंगे, आप बोलेंगे बदरुद्दीन तैयबी। सिर्फ फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर पूछेंगे, आप बोलेंगे डब्ल्यूसी बनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछ लेगा, आप क्या बोलोगे मेरे भाई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बोलेंगे। और जो कि लीडर है होम रूल मूवमेंट, अभी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि होम रूल मूवमेंट के लीडर भी कौन है? एनी बेसेंट ही है। अब आगे देखते हैं, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन वोमेन, अगर सिर्फ वोमेन पूछे तो आप बोलेंगे एनी बेसेंट। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट कौन है, आप क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे आप सरोजिनी नायडू। ये 4-5 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब आते हैं मेरे भाई, आईएनसी जो था वो कहीं ना कहीं 2 पार्ट में ब्रेक हो गया था। आईएनसी जो था वो 2 पार्ट में ब्रेक हो चुका था। एक को हम कहते हैं मॉडरेटर, दूसरे को कहते हैं रेडिकल, ठीक है। तो पहले हम मॉडरेटर को समझते हैं। इसमें आपको ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, जो जो पॉइंट में स्टार पढ़ने लगा तो प्लीज उतना याद कर रखिए, उससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे मॉडरेटर फेज जो था, मॉडरेटर जो थे जिसको नरम दल कहते हैं, उसके लीडर इसमें से कौन कौन थे? ये मैंने आपको कुछ लीडर यहाँ पे लिख कर लाया हूँ मैं। 3-4 लीडर है, जैसे दादा भाई नेहरू जी उसके लीडर थे, भाई मॉडरेटर के लीडर थे। आरसी दत्त हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले। ये 3 लीडर आप याद रख लीजिएगा। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताएंगे इसमें से मॉडरेटर फेज के लीडर कौन थे, है ना, रेडिकल के लीडर कौन थे? लीडर का बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको याद कर लीजिए। अब आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे इसका देखो, इसको मॉडरेटर मतलब होता है नरम दल। तो नरम दल का मतलब नरम लोग रहेंगे यहाँ पे, तो इसका काम करने का तरीका भी कहीं ना कहीं नरम रहेगा। मतलब कि ये कोई भी काम, अगर देखो मैंने आपको बताया एनसी क्यों बनाया गया था, क्योंकि इंडिया का कोई भी प्रॉब्लम हो वो कहाँ लेकर जाए? पार्लियामेंट में लेकर जाए और वहां पे क्या क्या जाए, उस बात को वहां पे रखा जाए, उसको कहा भाई ये दिक्कत है, इसको सॉल्व करो। तो इन लोग का तो वो जो सॉल्व करवाने का तरीका था ना, बहुत इस पे मतलब बहुत प्यार से बात करने का तरीका था। पिटिशन डालना, रेजोल्यूशन डालना और एकदम आराम, जो भी इसको काम करवाना होता बहुत प्यार से, भाई यार ऐसा करना ना, इस चीज को सही कर दो, मतलब बहुत प्यार से। इनको मतलब सिंपल वर्ड में ये जान लो कि लड़ाई झगड़ा से ये दूर रहा करते। ये लोग जो थे मॉडरेटर लोग, ये लड़ाई वगैरह से दूर हुआ करते थे। ये फसाद वगैरह नहीं चाहते थे भाई प्यार से हमारा हर काम हो जाए, कोई भी काम इसे करवाना हो। जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि लैंड रेवेन्यू को अगर डिक्रीज कराना, बहुत प्यार से बात करेंगे। कोई भी चाहिए, देखो यहाँ पे बहुत सारा काम यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हो, ये पढ़ लेना, अदरवाइज एग्जाम में तो नहीं आते। बस आपको लीडर पता होना चाहिए, उसका तरीका क्या था ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ये सारा कोई भी इकोनॉमी की डिमांड वगैरह, कोई भी डिमांड हो, सिंपल से इसका काम था बहुत प्यार से बात करना, बहुत ही प्यार से बात करना, बहुत ही प्यार से बात करना, सिंपल वर्ड में ये समझ लीजिए। अब आते हैं मेरे भाई
आते हैं किसमें, अब आते हैं रेडिकल में। मैंने आपको बताया आईएनसी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो ये सब आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिट नहीं है, ये एग्जाम के लिए आपके बेनिफिट नहीं है, बुक में लिखी हुई है तो मैंने लिख दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा आपके। अब आते हैं भाई रेडिकल, मैंने आपको बताया मॉडरेटर, अब आते हैं रेडिकल। रेडिकल का आपको सबसे पहले लीडर याद रखना है भाई, एग्जाम में आपके एग्जाम बहुत बार आ चुके हैं और फिर से आने की पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। तो इसमें आपको 3 लीडर यहाँ भी याद रखना है, लाल बाल पाल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं लाल बाल पाल। सबसे पहले लीडर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है भाई। दूसरे लीडर है बिपिन चंद्र पाल और तीसरे लीडर है इसमें लाला लाजपत राय। ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको पता होना चाहिए। और इसका ये भी पता होना चाहिए इसका तरीका क्या था, इसका काम करवाने का तरीका। जैसे जैसे मैंने आपको बताया जो मॉडरेटर थे वो बहुत प्यार-प्यार से बात करते थे, लेकिन इनका काम था भाई, ये बिलीव करते थे किसमें भाई, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते थे। ये प्यार से नहीं भाई, इनको पता था भाई हम उस पर डिपेंड होकर काम नहीं करवा सकते हैं जब तक हम खुद कोशिश ना करें, है ना, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लेते। इनका सिंपल सा जो तरीका था इनका काम करने का, बिलीव जो था इनका कि भाई हमें कोई भी स्वराज के लिए, है ना, आज़ादी के लिए हमें लड़ाई करना होगा। ये सारी चीज़ इनका कहीं न कहीं क्या था मेरे दोस्त, इनका यही मानना था कि हम प्यार से काम अपना नहीं करवा सकते, हमारा काम प्यार से नहीं, और होता भी नहीं था भाई बिल्कुल। जो मॉडरेटर लोग थे भाई वो पिटीशन डाले, अब ब्रिटिश के पास गया, अब उसका दिल किया तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया, अदरवाइज़ नहीं किया तो नहीं करता ही नहीं था। तो वही कहीं न कहीं ये चीज़ लोग समझ चुके थे, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक लाइन आपको याद होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा था, फ्रीडम इज़ माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये लाइन आ जाता है, पूछा जाता है, बताएँगे ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक, बीजे तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। किसके लीडर है भाई? ये गरम दल के लीडर हैं। आइए देखते हैं, आप समझते हैं यहाँ से पार्टीशन ऑफ बंगाल को। यहाँ से आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुका है, आपको जैसे पता है, जानना है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल में आपसे पूछा था, बताओ ये कब हुआ था भाई? डेट आपको पता होना चाहिए, हुआ था 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपसे पूछा जाता है, बताएँगे पार्टीशन होने से पहले बंगाल के अंदर क्या-क्या था? बंगाल में पहले तो बंगाल था ही, और उसके अंदर कहीं न कहीं बिहार भी उसी के अंदर था, और उड़ीसा का कुछ पार्ट भी बंगाल के अंदर ही हुआ करता था पार्टीशन से पहले। ठीक, उसके बाद फिर पार्टीशन हो गया। लेकिन आपसे देखो पूछा जाएगा भाई डेट बताओ कब हुआ था? पूछा जाता है बताओ कि को जब पार्टीशन हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? आप क्या बोलेंगे? लॉर्ड कर्जन। कहीं न कहीं यही ज़िम्मेदार थे किस चीज़ के लिए? पार्टीशन के लिए। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल डायरेक्ट से पूछा जाता है। तो इन्होंने मतलब कि किस वे आपसे पूछा जाता है कि भाई इन्होंने क्या कहे के बाद इन इन लोगों को, मतलब कि पार्टीशन मतलब किस वजह से ऐसा क्या बोला कि हुआ, मतलब सिंपल से क्लेम इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने कहा था भाई कि देखो बंगाल जो है, तो इसके अंदर बिहार भी था, बंगाल भी, मतलब बहुत बड़ा कहीं न कहीं राज्य हो चुका भाई, तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम ऐसा चाह रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा-सा डिवाइड कर दें, ताकि यहाँ का होता है ना, इतना का लीडर इतना को कोई और कंट्रोल करेगा, इतना को कोई और कंट्रोल करेगा। ये कहे थे, लेकिन भाई इसका जो रियल रीज़न था, कहीं न कहीं रियल रीज़न क्या था इसका आपसे पूछा जाता है कि भाओ मेरे दोस्त पहले बताओ इन्होंने क्या क्लेम किया था? इन्होंने क्लेम किया था भाई एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन उसका जो मेन रीज़न था, रियल रीज़न था, वो क्या था? हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना। इसका मेन रीज़न क्या था भाई? हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहा करते थे, है ना? देख रहे थे भाई कि ये लोग मिल के कहीं हमें मार के भगा ना दें, तो इस वजह से इन्होंने ये काम किया था। आपसे पूछा जाता है बताओ भाई कि इसका रियल रीज़न क्या था? आप क्या बोलेंगे? हिंदू मुस्लिम का वीकनेस, जो उसका जो यूनिटी था उसको कमज़ोर करना, उसको तोड़ना। इसका कहीं न कहीं यही इसका मेन रीज़न था। आते हैं भाई स्वदेशी मूवमेंट। अब देखो स्वदेशी मूवमेंट जो था, ये इसी के खिलाफ जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, उसी को रोकने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाता है, बताएँगे स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? ये भी 1905 में हुआ था, क्योंकि 1905 में पार्टीशन में हो रहा है, उसी के खिलाफ जस्ट ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक? पूछा जाता है भाई मुझे बताएँगे स्वदेशी मूवमेंट के लीडर कौन थे? लाल बाल पाल, मैंने आपको जो बताया इसमें से जो मॉडरेटर लोग थे, जो रेडिकल लोग थे, वही लोग इसके लीडर थे। लाला लाजपत राय, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं लाल बाल पाल। आपसे पूछा था भाई लाल बाल पाल का मतलब क्या? आप क्या बोलेंगे? लाला लाजपत राय। इसमें भी आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नेम बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता रखना है। इसमें सिंपल सा क्या था भाई, इस मूवमेंट ने हुआ क्या था भाई, बायकॉट कर रहे थे ब्रिटिश से गुड वगैरह को, है ना? इंडियन इंडस्ट्रीज को इन्होंने कहीं कहने के प्रमोशन किया, ठीक? भाई कहते भाई आप ब्रिटिश गुड वगैरह कोई भी यूज़ नहीं करेगा, जो भी हम लोग खाना भी इंडस्ट्री जो होगा वो हमारा देश का होना चाहिए, हम सब चीज़ अपने ही देश का यूज़ करेंगे। यूज़ इंडियन लैंग्वेज को इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। नेशनल एजुकेशन, है ना, लाने की कोशिश की थी। ये सारी चीज़ कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें होने लगी थी, ठीक है? इसमें अब लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, ये किसके खिलाफ हुआ था और इसके लीडर कौन थे? अब आते हैं मेरे भाई फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। फॉर्मेशन आपसे पूछा था मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था फॉर्मेशन। क्या इसके जो मतलब कि फॉर्म बाय द मुस्लिम लैंडलॉर्ड एंड द नवाब, सपोर्टेड बंगाल पार्टीशन।
डिमांड सेपरेट इलेक्टेड। देखो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था सिंपल सा भाई, ये जो आपसे पूछा जाता है बताएंगे इसमें से पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कौन कर रहा था, मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रहा था या आईएनसी कर रहा था। आप बोलना है आपको, जो मुस्लिम लीग जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे किसको, बंगाल के पार्टीशन को। मैंने आपको बताया बंगाल का पार्टीशन कब हुआ 1905, तो 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर दिया गया। उसको कहा कि भाई तुम किसको सपोर्ट करो, तुम पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करो। अगर तुम फिर इन लोगों ने फिर जो मुस्लिम लीग थे तो उनका क्या डिमांड था आपसे पूछा जाता है कि भाई उसका डिमांड था कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम चाहिए। ये किसका डिमांड आपसे पूछा था, ये डिमांड किसका था, ये डिमांड था मुस्लिम लीग का। ठीक है, और इसको फिर गारंटेड किया गया था मोरले मेंटो एक्ट 1909 में, इसको गारंटेड कर दिया गया। अब देखो सीटेड इन काउंसिल ये हटा दो, इसको भी हटा दो, जरूरत नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्या पड़ा मेरे भाई, ये पॉलिटिकल बिगेन पहले ओनली ऑन द रिलीजन ग्रुप। अब जो पॉलिटिक्स वगैरह होने लगा था वो कहीं ना कहीं अब रिलीजन वे में बढ़ चुका था, क्योंकि भाई जो आईएनसी थे वो इसको अपोज कर। देखो मैंने आपको बताया ये लीडर लाल बाल पाल, ये किसके लीडर है, ये आईएनसी के लीडर है। तो ये इस चीज को भाई अपोज करने का भाई अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखो मुस्लिम लीग तो ये चाह रहे कि भाई कि ठीक है पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दो, लेकिन मेरे उसके बदले में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम। ये चीज आप देखो यहाँ पे कहने के हिंदू मुस्लिम इन्होंने करवा दिया, जो उसका मेन एम था ब्रिटिश का वो चीज पे उतर गया भाई। जहाँ पे अच्छे से सब लोग हुआ करते थे अब उसको उन्होंने तोड़ दिया, हिंदू मतलब कि कास्ट के रिलीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने तोड़ दिया। अब समझते हैं भाई। अब स्प्लिट इन कांग्रेस आपसे पूछा जाता, बताएंगे कांग्रेस में स्प्लिट कब होता, कांग्रेस में ब्रेक होता ना। मैंने आपको बताया आईएनसी में दो ग्रुप बने हुए थे, एक थे मॉडरेटर, दूसरे थे रेडिकल। इन दोनों में अब कहीं ना कहीं बन नहीं रहे थे, ये दोनों आपस में ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हुआ तब पूछा जाता कब ब्रेक हुआ था भाई, ये हुआ था 1907 में ये ब्रेक हुआ था। मॉडरेटर अपोज बाइकआउट है ना, ये बताइए हो ना, ये जो थे मेरे दोस्त जो मॉडरेटर थे वो बाइकआउट वगैरह बिलीव करते थे, लेकिन रेडिकल भाई स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बताया कि जो मॉडरेटर का तरीका था वो प्यार से बात करने का उसका तरीका था, लेकिन जो रेडिकल था उसका तरीका था भाई मारो पीटो ऐसे कैसे नहीं दोगे भाई, उस तरीके का तरीका था। तो उन दोनों में आपस में नहीं बनने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मॉडरेटर जो था वो डोमिनेट कर गए कांग्रेस को। ठीक है, उसका तिलक एंड रेडिकल वर्क आउटसाइड द कांग्रेस, जो तिलक वर्मा थे और जो रेडिकल वगैरह थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकल गए। भाई मेरे को नहीं रहना आपके साथ, आप प्यार से बात करो कि जो अंग्रेज है ये प्यार से बात मानने वाले नहीं है, तो इसलिए आप मनाओ प्यार से। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं मान पाए, इसलिए लोग साइड हो गए। सिंपल सी बात है। जो अब जो यहाँ पे दो से पूछा जाता है कि जब स्प्लिट हुआ उसके बाद कांग्रेस में कौन रह गया, रेडिकल रह गया कि या मॉडरेटर रह गया था। भाई रेडिकल निकल चुके थे, कौन रह गया था भाई, मॉडरेटर रह गया था। रेडिकल यहाँ से आउट हो गए थे, रेडिकल आउट हो गए थे, देखो आउट। अब आते हैं भाई, फिर ये लोग कब रीयूनियन में, देखो दोनों अलग हुए 1905 में, लेकिन फिर 1915 में ये दोनों फिर मिल गए, है ना, ये दोनों फिर मिल गए। 1900 पूछा था फिर यूनियन कब हुआ था भाई, 1915 में हुआ था। 1916 में देखो क्या हुआ था कि लखनऊ पैक्ट, आपसे पूछा था लखनऊ पैक्ट क्या हुआ था और उसके बीच में कौन कौन से लोग साथ में मिल गए थे। तो सिंपल याद रखिएगा लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। इसी में लखनऊ पैक्ट के ही थ्रू ये लोग आपस में क्या हुए थे, मिल गए थे दोनों आदमी, है ना, जो रेडिकल थे और जो मॉडरेटर थे वो दोनों आपस में मिले। कौन से पैक्ट के अकॉर्डिंग, लखनऊ पैक्ट में हुआ था। इसमें सिंपल से बात है कि प्रोमिस टू वर्क टुगेदर, इन लोगों ने इसमें पूछा था लखनऊ पैक्ट में, बताओ कब हुआ था 1916 में। तो इसमें क्या प्रोमिस किया गया था कि भाई अब हम लोग साथ में सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, और इसमें जो था रिगार्डेड एज हाई पॉइंट, इसमें हाई मतलब इसमें रिगार्डेड किया गया था, इसमें जो मेन एम किया गया था भाई अब हिंदू मुस्लिम को यूनिटी को हम रिगार्ड करेंगे, इसको हम कोशिश करेंगे हमारा ना टूटे। सिंपल सी बात है। अब देखो वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है उस पर जरा सा बात करते हैं। देखो जो स्टार्ट में इसके अभी के अभी मेरे पेज को चेंज करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि मॉडरेटर का बताओ, लीडर कौन था, लीडर आप याद रख लेना। इसका तरीका क्या था काम करने का, पिटीशन रेजोल्यूशन इन अ माइल्ड मेथड। डिमांड इसका होता था, कोई भी डिमांड हो उसको प्यार से बात करते थे। लेकिन भाई जो रेडिकल जो अपोज करते थे पीरियड को, है ना, ये पीरियड वगैरह से नहीं, ये चाहते थे भाई एकदम मास स्ट्रगल हो, एकदम मूवमेंट हो, लड़ाई हो, मारपीट हो, काटकूट एकदम उस तरीके से, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा था पार्टीशन ऑफ बंगाल बताओ कब हुआ था, 1905 हुआ था। इसके खिलाफ में कौन सा मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कौन कर रहा था मेरे भाई, आईएनसी सपोर्ट कर, लेकिन इसको अपोज कौन करने लगा था, मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ था 1906 में वो उसको अपोज करने लगे थे। पूछा जाता मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। कांग्रेस में स्प्लिट कब हुआ था, है ना, मॉडरेटर लोग और रेडिकल वुड में स्प्लिट कब हुआ, 1907 में हुआ था। फिर ये दोनों मिल कब गए, 1915 में फिर ये दोनों आपस में मिल गए।
ठीक। अब पूछा था लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इसमें क्या डिमांड है भाई, सेल्फ रूल का। इसमें दोनों सब लोगों ने प्रॉमिस किया भाई अब हमें सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है, हमें आपस में नहीं लड़नी है, हम लोग सब मिलजुल कर कुछ ऐसा अच्छा काम करेंगे। अब आते हैं मेरे भाई, नेशनल मूवमेंट बिकम अ मास मूवमेंट, है ना। ये मास मूवमेंट बनने से पहले आप तो देखते हैं 1919 से पहले क्या हुआ था मेरे भाई, मूवमेंट मेनली लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। 1919 से पहले जो था, जो मूवमेंट को जो भी लीड करते थे वो जनरली कैसे लोग हुआ करते थे, या एजुकेटेड हुआ करते थे, मिडिल लो क्लास के, कोई वकील वगैरह, कोई प्रोफेशनल वगैरह, ये लोग हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ भाई, लार्ज ग्रुप ज्वाइंट। तो उसका 1919 के बाद क्या हुआ कि भाई बहुत से लोग जो भी किसान थे, इससे पहले देखो आज़ादी के लिए लड़ाई कौन लोग कर रहे थे, जो भी एजुकेटेड लोग थे वो लड़ाई कर रहे थे। लेकिन 1919 के बाद क्या हुआ कि भाई जो भी लोग थे, बहुत सारे जैसे ट्राइब पेशेंट हो गए, ट्राइबल हो गए, फैक्ट्री वर्कर, हर जगह के लोग पार्टिसिपेट करने लगे। मतलब गाँव वगैरह, टाउन, सिटीज, हर जगह फैल गए कि भाई हमें अब फ्रीडम चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए फ्रीडम। हम अब, है ना, अब हम सब मिल के इस चीज़ को हासिल करेंगे। ये बस आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं मेरे भाई, देखो इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार, आपको ये 4 पॉइंट में जो लिख रहा हूँ बस इसको याद कर लेना, बाकी डिटेल में फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाता है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ा था, वर्ल्ड वार इंडिया के अंदर पड़ा था। देखो इंडिया के अंदर की बात हो रही है, तो इसमें देखो राइज ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ, शेप राइज प्राइस, राइज ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बिजनेस ग्रुप सपोर्टेड कांग्रेस। ये पॉइंट आपको इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ा था। आपसे सोशल इम्पैक्ट ही पड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर रिक्वायरमेंट इन विलेज, सोशल रिटर्न विद न्यू आइडियाज एंड रशियन रिवोल्यूशन। ये 3 पॉइंट इसका पता होना चाहिए और 4 पॉइंट इसका। अदरवाइज इसको देखो डिटेल में है लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको बताना अभी नहीं आपको पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज नहीं आएगा, तो इसको हम बेवजह का टाइम बर्बाद करके या कोई जरूरत है नहीं। अब आते हैं मेरे भाई जो आपको एग्जाम आने वाला है, कि गांधी जी के बारे में अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इराबिंग ऑफ महात्मा गांधी, सबसे पहले पूछा जाता है कि बताएंगे महात्मा गांधी इंडिया के अंदर रिटर्न कब आए थे साउथ अफ्रीका से। तो कब आए थे, मैं 1915 में आए थे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, याद रखना। जब उसकी एज हो चुकी थी 46 साल की। तो कब आए थे मेरे भाई, 1915 में आए थे। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, बस इतना याद रखना। और मेरे भाई इसके बारे में पता होना चाहिए ऑलरेडी रिस्पेक्टेड इंटर। देखो साउथ अफ्रीका में तो इन्होंने बहुत सा काम किया था। वहाँ पे इन्होंने जो यहाँ वहाँ पे उन्होंने बहुत 10 साल 15 साल वहाँ भी बिताए, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि ये वकील थे। तो ये उसके बारे में फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो इनका जो तरीका था, हेड हेड लीड इंडियन, इनका जो तरीका था भाई नॉन वायलेंट था। ये प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट रेसिस्ट लॉ, ट्रेवल अक्रॉस इंडिया अंडर द पीपल प्रॉब्लम, है ना। ये ट्रेवल करते थे और ये समझते थे भाई कि इंडियन के लोगों क्या है, इंडियन लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके खिलाफ ये कोई ना कोई कार्रवाई क्या करते थे। जो क्या ऑब्जर्व कंडीशन ऑब्जर्व करते थे, किसान हो गया, वर्कर्स हो गया, कॉमन पीपल, हर किसी के कंडीशन को समझने की कोशिश करते थे, फिर उसके खिलाफ ये कोई एक्शन लेते थे। ठीक है। अब देखिए भाई, एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, इनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है, साउथ अफ्रीका का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने वहाँ पे वर्क किया था, किस किस के साथ, हिंदू के साथ उन्होंने वर्क किया था, मुस्लिम के साथ, मतलब हर लोगों के साथ इन्होंने वहाँ पे वर्क ऑलरेडी कर चुके थे। जब ये मतलब कि और सब मिल चुके थे, कहाँ की, गुजरात के लोगों से, तमिलनाडु, मतलब कि लगभग आपको देखा जाए तो वहाँ वो 10-15 साल जो वहाँ पे उन्होंने बहुत सी काम किए, जिसमें वो उसमें हर टाइप का उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका था, समझदारी उनके अंदर आ चुके थे, वो समझ चुके थे लोग क्या सोचते हैं, लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम है ना। ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ चुके थे। तो उसी चीज़ को अब यहाँ अप्लाई करेंगे कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो आते हैं चंपारण मूवमेंट में। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का सबसे पहला मूवमेंट कौन सा था, सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था इंडिया के अंदर, आप क्या बोलेंगे, चंपारण। तो चंपारण मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था। इसमें सिंपल सा वर्ड आपके बुक में दिया हुआ कि भाई चंपारण जो तो बिहार के अंदर पड़ता है, वहां पे जो फार्मर लोग हुआ करते थे उसको इंडिगो जबरदस्ती उसको उगाया था ना। आपको मैंने ऑलरेडी सर बता रखे हैं, लेकिन यहाँ पे पता होना चाहिए, जो इंडिया जो चंपारण के लोग थे उसको जबरदस्ती वहां पे इंडिगो कहा था, भाई तुम इंडिगो की खेती तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। तो कहीं न कहीं उस चीज से लोग परेशान थे, तो महात्मा गांधी के पास पहुंचे एक बंदा, तो उन्होंने कहा भाई ऐसी बात है मेरे दोस्त, भाई ऐसे देखिए ना बहुत परेशान है। तो गांधी बोले ठीक है चलो आते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो वो आ गए, तो फिर वहां पे उनको फिर इस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया। फिर देखो खेदा खेदा के बारे में पता होगा, खेदा मूवमेंट ये हुआ था 1917 से 18। इसके अंदर क्या था, सिंपल था, कुछ फेल हो चुका था, जो भी पेशेंट वगैरह थे, जो भी मतलब किसान वगैरह थे, उन्होंने वो खेती किया और वो कहीं ना कहीं किसी वजह से वो खेती नहीं हो सका अच्छा। लेकिन फिर भी भाई जो किसान था उसका जो टैक्स था उसको माफ नहीं किया गया, ठीक, उसको माफ नहीं किया गया। तो इससे भी किसान लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, गांधी जी वहां भी पहुंच गए।
फिर आते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखो यार उसका हुआ था 1917, 1918। तो इसमें देखो टेक्सटाइल मिल वर्कर जो थे ये लोग स्ट्राइक में चले गए थे, क्योंकि भाई इसका वेज इनकी देखो वहाँ पे इसमें सिंपल सा बात अब ये हुआ था कि याद क्या रखना आपको कि इस मिल में हुआ था कि जो भी वहाँ पे अहमदाबाद में ना एक बीमारी आ गई थी, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़ के जा रहे थे। गांव छोड़ के जा रहे थे, शायद कि लिखा हुआ होगा ना, वहाँ गांव छोड़ के 1858 की बात है, जब वहाँ पे मतलब कि गांव छोड़ के वो लोग जा रहे थे। लेकिन जो मिल वर्कर था, जो हेड था, उन्होंने कहा भाई अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा हम जो वेज है, तुम्हारा जो वेज है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। तो कर भी दिया इंक्रीज, लेकिन जैसे वो बीमारी खत्म हो गई तो उन्होंने फिर वेज को डिक्रीज कर दिया था। इसलिए वहाँ के वर्कर्स कहे भाई जब तुम इंक्रीज कर दो फिर उसको कम करने की क्या जरूरत है, जब जब प्रॉब्लम में थे तुम तो हम तो यहाँ काम किए, तो अभी भी तो मतलब कि अभी भी बढ़ाकर रखो, क्यों कम कर रहे हो। तो इस वजह से लोग वहाँ पे स्ट्राइक पे चले गए थे, फिर गांधी जी गए उसको फिर सॉल्व किया वहाँ पे। देखो सिंपल सा बात है भाई, गांधी जी चंपारण मूवमेंट है, इंडिगो फार्मर है ना, ये सारे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। हाँ एक आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के कौन से मूवमेंट में साथ थे, आप क्या बोलेंगे भाई, चंपारण मूवमेंट में साथ थे। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई किसके साथ उन्होंने काम किया था, गांधी जी के साथ यहाँ पे कौन थे, जो वल्लभ भाई पटेल थे वो इसके साथ थे। ठीक, अब आते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको देखो, ये आपका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलेगा ये 1920 से 1922 तक चलेगा। इसका जो काउज इस मूवमेंट क्यों हुआ था, इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन जो था रॉयलेट एक्ट की वजह से ये मूवमेंट चलाया गया था, जलियांवाला बाग की वजह से चलाया गया था, और खिलाफत मूवमेंट की वजह से चलाया गया था। अब इसको समझते हैं कि भाई ये रॉयलेट एक्ट क्या है और जलियांवाला बाग क्या है और खिलाफत मूवमेंट क्या है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर यहाँ पे क्या है प्रोग्राम, देखो इसके अंदर आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर सिंपल सा क्या था। ये देखो ये इन तीनों का भी हम समझने वाले हैं कि रॉयलेट एक्ट है क्या, जलियांवाला बाग क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या है। उससे पहले जरा सा हम समझ लेते हैं भाई इसके अंदर क्या था, इस एक्ट के अंदर क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। इनके अंदर सिंपल सा भाई बाइकआउट करना था, कोई भी क्लोथ वगैरह, कोई भी कुछ भी स्कूल वगैरह, कोर्ट वगैरह कुछ भी था, हर चीज को बाइकआउट करना था भाई। हम कुछ नहीं पहनेंगे, है ना, स्कूल वगैरह छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, गाड़ी चला उसको छोड़ दो, फिर बात करेंगे इसमें, ये सारी चीजों को कहने के छोड़ना था। फिर इसको आपसे पूछा जाता है कि भाई मुझे बता दो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कब हो गया था भाई, ये 1922 में खत्म हुआ था। क्यों हुआ था, किस वजह से खत्म हुआ था, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है भाई चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इसे खत्म कर दिया गया था। सर ये चौरी चौरा मूवमेंट आखिर क्या था कि जिसकी वजह से खत्म हुआ, तो मेरे भाई नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, बहुत साइलेंट तरीके से लोग जा रहे थे। एक जगह था ना यूपी में पड़ता है, तो वहां से लोग आराम से गुजर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे 20-22 पुलिस लोग थे। ठीक है, वहाँ पे कुछ पुलिस लोग थे, तो वो लोग आराम से बेचारे सब जा रहे थे प्यार से, तो पुलिस लोग उसे चिढ़ाना स्टार्ट करे, भाई देखो क्या मिला तुम्हें ये सब करके, कुछ मिल रहा है क्या, है ना, कोई क्या देख रहे हो 2 साल से एकदम चलते जा रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला ये वो, है ना, उसे धमका दिए कहने की। तो भाई उन लोगों में गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया भाई, गुस्सा में गए, पुलिस कुटाई उटाई पहले अच्छे से कर दिया, उसके बाद फिर उन्हें पुलिस स्टेशन में उसको बंद करके उसमें आग लगा दिया। तो वहाँ पे लगभग 22 पुलिस वाले को इन लोगों ने मार दिया, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत नाराज हो गए। गांधी जी ने कहा कि भाई मैंने तो कहा था भाई कोई भी किसी को मारपीट कुछ नहीं चलेगा, एकदम प्यार से चलेगी, है ना, सत्याग्रह आराम से चलेगा, कोई भी मुझे लड़ाई दंगा वगैरह नहीं चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया था, जिसकी वजह से फिर इस मूवमेंट को उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, ये आपको पता नहीं रीजन क्या था, यही चीज। देखो मेरे भाई ये सारी चीज ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, फिर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो 1919 के बाद क्या हुआ था कि भाई जो हर लोग यहाँ पे आप स्पेड पेशेंट वर्कर स्टूडेंट सब काम मतलब कि क्या करने लगे थे मेरे दोस्त, सब आप सपोर्ट करने लगे थे, सब चाह रहे थे भाई हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है, ये सारा कोई रीजन था, ये कुछ आपको मैंने बता रखा। अब आते हैं समझते हैं एक एक एक्ट को। मैंने आपको बताया 3 रीजन था यहाँ पे, कौन था भाई, सबसे पहले रॉयलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मस्जिद और खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसको जैसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं रॉयलेट एक्ट सिंपल से क्या था भाई, पासिस बाय द ब्रिटिश क्रम फंडामेंटल राइट, है ना। इसमें सिंपल से क्या है, आपको अगर इसको कहते हैं, इसी को हम कहते हैं देलविलिश और ट्रायनिकल बाय द इंडियन लीडर। देखो इसको हम इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में क्या था कि भाई तुम एक साथ नहीं रह सकते हो, फ्रीडम टू एक्सप्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर तुम अपना कोई भी एक्सप्रेशन वगैरह को शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, और तो अगर तुम 10-15-20 लोग हो, है ना, अगर 2-4-5 लोग अगर बात 10-15 छोड़ दो यार, उतना बहुत ज्यादा हो गया, अगर तुम 2-4 लोग भी अगर हो कहीं पे साथ में अगर बात कर रहे हो, तुम्हें पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ेगी और ले आकर तुम्हें जेल में बंद कर देगी, और तुम्हारे साथ कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं होगा, तुम्हारे साथ तुमको कोई भी वकील नहीं दिया जाएगा। तुम जब मेरा दिल करेगा फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें वो जेल में ही रहना पड़ेगा, है ना, चाहे तुम्हारे मर जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ। डायरेक्ट अगर तुम 2-4 लोग कहीं भी साथ में दिखे तो तुम्हें उठाकर जेल में लाके बंद कर दिया जाएगा, यही था इसके अंदर सिंपल सा, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई गांधी जी फिर मतलब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह फिर चलाया गया,
गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे इस भाई क्यों कहने के खराब था भाई, है ना। तो देखो इसमें से सिंपल सी बात है, गांधी कॉलेज प्रोटेस्ट करने लगे और डे ऑफ प्रेयर फास्टिंग एंड हाई, मतलब ये सच्ची सिंपल प्रोटेस्ट कर दिए समझ लो, ठीक है, इसको समझ लीजिए। ऑल इंडियन मास मूवमेंट थोड़ा इसको छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछा जाता है भाई जलियांवाला बाग में से बताइए क्या है। देखो ये एक्ट कहने के लगा था, इसमें क्या था कि भाई तुम कहीं भी 2-4 लोग एक साथ जमा होकर बात नहीं कर सकते। और जलियांवाला बाग जो होने का मेन वजह क्या था कि अमृतसर में एक जगह पड़ती है ना, जहाँ पे क्या थी भाई बैसाखी डे था, मतलब कोई मेला वगैरह था, तो बहुत लोगों भाई उस समय तो भाई ये इंस्टाग्राम था नहीं कि भाई पोस्ट कर दिया, आज के बाद 2-3 लोग साथ में नहीं रहोगे, यूट्यूब पे डाल दिया भाई, है ना, ये वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया, ये वीडियो बना के इंस्टा पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, सब लोगों को पता चला, ऐसा कुछ था नहीं उस वक्त। उस वक्त बस भाई पता चला कुछ लोगों को, कुछ लोग बेचारे जान रहे हैं, कुछ लोग को नहीं पता है, तो ऐसा था उस समय, पता ही नहीं था बहुत लोगों को। अब भाई मेला है तो मेला में सबको डेट फिक्स है भाई, हम उस समय पता मेला वगैरह कितने हम डरते थे, है ना भाई, उन लोग उसका बेसब्री से वेट क्या करते थे। अब मेला का दिन आया, 13 अप्रैल का दिन आया और लोग चले गए अमृतसर में, वहाँ पे क्या अमृतसर में मेला लगा करता था, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे चले गए, बेचारे लोगों को पता भी नहीं था कि भाई कि ऐसे ऐसा कुछ रूल आ चुका है, रॉयल एक्ट आ चुका है, बहुत लोग नहीं जानते थे। तो वहाँ पे जब गए तो ब्रिटिश को पता चला भाई यहाँ पे तो बहुत से लोग आकर जमा हो चुके हैं, है ना, बहुत से लोग यहाँ पर आकर जमा हो चुके हैं। तो ब्रिटिश को ये चीज़ बहुत बुरा लगा है, हमने तो ये लॉ लाया है फिर भी लोग क्यों आए, और इन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं कि भाई ऐसा कुछ लॉ आ चुका है। तो उन्होंने क्या कहा भाई कि जाओ उससे फायरिंग करो, उन्होंने डायरेक्ट गया भाई, उससे बहुत से लोगों के, थाउजेंड्स लोगों के, मतलब बहुत 100,000 जितना बहुत लोगों को उन्होंने बेचारों को बेवजह का, है ना, उनकी कोई भी गुनाह नहीं थी, मासूम लोग थे, उनको उस पे उन्होंने फायर करवा दिया, उन्हें उससे मरवा दिया डायरेक्ट, बेचारों को पता ही नहीं, वो लोग मेला बनाना, मेला के लिए आए थे, है ना। तो देखो ये बहुत ही बुरा दिन था हमारे इंडिया के लिए। आपसे पूछा जाता है बताओ ये कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्यों गए थे, बैसाखी मेला के लिए गए थे, कहाँ पे हुआ था, जगह पता होना चाहिए, अमृतसर में पड़ता है, ये जगह पता होना चाहिए। और इसमें फायरिंग की मतलब कि किसने ऑर्डर दिया था फायर करने की, जनरल डायर, है ना, जनरल डायर ऑर्डर दिया था कि भाई जाओ उन लोगों को मार दो डायरेक्ट, बहुत से लोग इसमें मर गए थे, ठीक, ये पता होना चाहिए आपको, बहुत ही बुरा दिन था वो। अब देखो भाई यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम का फिर यूनिटी कैसे हुआ उसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। तो जरा सा इसको ब्लू लाइन में पैक कर दो भैया, ऐसा काहे हो रहा है तो आज। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है, बस आपको डेट वगैरह याद रखना। अब देखो रॉयल सत्याग्रह, इसमें सिंपल से भाई था, रॉयल सत्याग्रह में क्या हो रहा था भाई, गांधी जी चाह रहे थे भाई सब हिंदू मुस्लिम को एक साथ किया जाए, ठीक है। और गांधी जी बिलीव इंडियन बिलोंग टू, है ना, हम लोग बिलीव करते हैं भाई कि हम लोग इंडियन जो है, ये हम लोग बिलोंग कर, इंडियन बिलोंग टू पीपल फॉर ऑल रिलीजन, हमें ये इस बिलीव क्या करते थे। अब देखो यहाँ पे इस जब ये चीज चल रहा था, गांधी जी कोशिश कर रहे थे कि भाई हिंदू मुस्लिम को एक साथ किया जाए, है ना। जलियांवाला बाग हो चुका था 1919 में। देखो यहाँ पे जलियांवाला बाग होने से पहले ही देखो 6 अप्रैल और यहाँ पे देखो 13 अप्रैल, 6 अप्रैल को ही गांधी जी ने ये चीज स्टार्ट कर दिया था, रॉयल सत्याग्रह को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे गांधी जी का यही मकसद था कि भाई हिंदू मुस्लिम को हमें एक साथ करना चाहिए, है ना, एक साथ जब तक हम लोग नहीं होंगे तब तक हम आजादी नहीं ले सकते। तो 6 अप्रैल की बात है, लेकिन देखो 13 अप्रैल को ये वाला कांड हो चुका। तो इस वाले में जो आए हुए थे मेरे भाई, ज्यादातर लोग थे कौन थे, हिंदू लोग थे। तो यहाँ पे हिंदुओं को बहुत ज्यादा, तो हिंदू लोग बिल्कुल नाराज होंगे भाई, क्यों हमारे भाई, है ना, लोग यहाँ पे परेशान हो चुके थे हिंदू लोग। तो गांधी जी से ये लोग जाके मिले फिर। और देखो उसके जस्ट कुछ दिन की बात है, 1920 में एक साल के बाद जस्ट क्या हो गया भाई, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ था समझने की कोशिश करते हैं जरा सा, कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ब्रिटिश से बहुत ही ज्यादा परेशान थे कौन, मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा अपसेट थे। क्यों मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई तुर्की के अंदर जो सुल्तान थे, खिलाफत थे, उन्होंने मतलब ब्रिटिश लोगों ने कहा था मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कि ऐसा करो तुम लोग हमारा साथ दो इस वर्ल्ड वार फर्स्ट में, तो हम तुम्हारे सुल्तान को कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे खिलाफ जो हैं उसको हम कुछ नहीं करेंगे, और उसको मतलब ना उसका पावर छीना जाएगा, ना उसको नुकसान पहुंचा जाएगा, और ना ही तुम्हारा कोई भी मस्जिद वगैरह है बना हुआ है, मकबरा वगैरह है, तो उसको हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा इन्होंने प्रोमिस किया था किससे, मुस्लिम से, कि तुम्हें हम मेरा साथ देना होगा उसके बदले में। तो मुस्लिम लोग मान गए, उसका साथ दिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुस्लिम जब इसका साथ दिए तो इन लोगों ने मतलब ब्रिटिश जीत गया, लेकिन जीता तो भाई इन्होंने मतलब कि जो भी प्रॉमिस किया था किसी भी चीज पे इन्होंने मतलब कि कायम नहीं रहे, किसी भी चीज पे इन्होंने, हम मस्जिद भी तोड़ा, है ना, ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया, बहुत सारा चीज हुआ। तो इस वजह से मुस्लिम भी परेशान थे, समझ लो बात को आप। देखो जलियांवाला बाग हो चुका है 1919 में, ये लोग हिंदू परेशान, यहाँ पे मुस्लिम से इन्होंने वादा किया, उसको पूरा नहीं किया तो मुसलमान परेशान।
तो फिर यहाँ पे एक मूवमेंट का इन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट इन्होंने बना दिया। ये किसके खिलाफ था? ब्रिटिश के खिलाफ था, ठीक है? तो आपसे पूछा जाता है कि खिलाफत मूवमेंट का मुझे सबसे पहले बताओ लीडर कौन था भाई? लीडर था मोहम्मद अली है ना, शौकत अली, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं अलीज ब्रदर, हाँ, अली ब्रदर। तो ये इसके कहीं न कहीं कौन थे? लीडर थे। अब देखो भाई, ये लोग जो थे, ये पहुँच गए महात्मा गांधी जी के पास। महात्मा गांधी को कहा भाई देखो, है ना, महात्मा गांधी भाई लीडर तो उस समय सबसे पढ़े लिखे हुए ही थे। तो उनको कहा भाई देखो ऐसी-ऐसी बात है यार, ऐसी प्रॉब्लम है। तो महात्मा गांधी पहुँचे। तो महात्मा गांधी ने फिर खिलाफ उन्होंने कहा भाई आप यहाँ से इस चीज़ को आप सँभालेंगे। इस चीज़ को कौन सँभालेंगे? आप सँभालेंगे। तो फिर क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट और कांग्रेस को एक साथ मतलब कि जोड़ दिया गया। जब हिंदू लोग और मुस्लिम लोगों को एक साथ जोड़ दिया गया, कहीं न कहीं यहाँ पे यूनिटी बन चुकी थी अब, ठीक है? दोनों सबको लिंक कर दिया, किसे? पंजाब से। देखो इसमें लिंक किसको कर दिया गया भाई? जलियांवाला बाग को, खिलाफत को, और जो ये दोनों को मिला के अब डिमांड किस चीज़ का होने लगा भाई? स्वराज का डिमांड हो कहा भाई अब देखो गांधी जी सोच रहे थे हिंदू मुस्लिम को एक करने का, कहीं न कहीं उनको इस चीज़ से अपॉर्च्युनिटी मिल गया। तो भाई कहा ठीक है, ऐसा करो कि भाई तुम्हें बेटी से तुम भी परेशान हो, बेटी से ये जलियांवाला बाग के बाद हिंदू लोग और ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और तुम्हारे साथ भी प्रॉमिस तोड़ा गया। तो ऐसा करते हैं हम सब मिल के अब ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ते हैं, भगाते हैं। समझ में आ रहा? सही बात है, ऐसे ही कुछ चल रही थी। फिर आया यही अब मैंने आपको बताया ना नॉन तब इन सबको मिला के गांधी जी स्टार्ट करते हैं कि भाई चलो इसका अब जो खिलाफत मूवमेंट नाम नहीं रहेगा, जलियांवाला बाग ऐसा कुछ नाम नहीं रहेगा, रॉलेट सत्याग्रह नाम नहीं रहेगा, इन सबको हम मर्ज करके एक मूवमेंट का नाम रखें जिसको हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो याद रखना है। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था भाई? इसके अंदर खिलाफत मूवमेंट को भी जोड़ दिया गया था, इसके अंदर जलियांवाला बाग का जो दिक्कत था उसको भी जोड़ दिया गया था, ठीक? तो उसके बाद स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपसे पूछा था कब से कब तक चला? 1921 से 1922 तक चला। और इसमें देखो मेरे भाई, इसमें सिंपल सी बात है, क्या हुई थी कि गांधी जी ने कहा था कि जो भी लोग जहाँ भी ब्रिटिश का काम कर रहे हैं उसको छोड़ दो और हमें 1 साल के अंदर स्वराज चाहिए। 1 साल के अंदर क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। तो लोग जो भी काम कर रहे थे कहीं भी थे, कोई मान लेते हैं कोई ब्रिटिश का कोई गाड़ी चला रहा है, भाई पता चला भाई नहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ चुका है, अरे भाई गाड़ी बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। कोई मान लीजिए ब्रिटिश का कोई खाना बना रहा है, रोटी चढ़ा दिया है, रोटी चढ़ी हुई है, आधा रोटी बन भी गया है और पता चला भाई ब्रिटिश देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे गांधी जी पता चला अच्छा रे भाई ये कौन है? गांधी जी है, क्या चलाया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अरे भाई इसमें क्या है? अरे छोड़ना सब काम। तो भाई आधा रोटी को छोड़ कर निकल के चले गए भाई, चलो नहीं करना भाई, गांधी जी बुलाए मुझे जाना है। तो इस तरीके से सिंपल सी बात है, स्टूडेंट है गवर्नमेंट स्कूल को लेफ्ट कर दो, कॉलेज को लेफ्ट कर दो, लॉयर जो थे वो सब अपना लॉयर वगैरह है ना सब चीज़ अपना छोड़ चुके थे। अब मतलब हर चीज़ को बायकॉट करने लगे। सिंपल है कि दुनिया में जो भी चीज़ थे हर सब चीज़ को उन्होंने बायकॉट करने लगे थे। ये आपको पता होना चाहिए। आते हैं मेरे भाई, देखते हैं देखो यहाँ पे जो पेशेंट जो किसान हर जगह ये जो मूवमेंट था लोकल मूवमेंट में चला गया। ये सारा नाम है ना हर जगह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात वगैरह में जहाँ भी लोग जिसको पता चला वहाँ पे चले गए, बंगाल चले गए, सिंधु चले गए। हर जगह इस मूवमेंट को लोग सपोर्ट करने लगे। पंजाब में अखिल मूवमेंट हुआ था, असम में देखो गांधी वहाँ पे जो वर्कर थे हर जगह सिंपल से वर्ड में समझ लीजिए मेरे दोस्त कि ये जो मूवमेंट था ये हर जगह फैल गया था, बहुत ही मास वे में चला था, बहुत इंडिया के हर कोने तक में लगभग ये मूवमेंट पहुंच चुके थे। अब आते हैं थोड़ा सा समरी में कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन है। आपसे पूछा था रॉलेट एक्ट बताओ कब आया था? 1919 में आया था। इसके खिलाफ क्या सत्याग्रह चलाया गया था, लेकिन इस एक्ट को यूज करते हुए भाई इन्होंने क्या जलियांवाला बाग मैसिव हुआ था, बहुत ही खतरनाक था, दुखद था। 1920 में क्या हुआ था भाई? खिलाफत मूवमेंट आया था। इनको फिर मर्ज किसके कर दिया गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज से कर दिया गया। 1921-22 में भाई ये मूवमेंट बहुत नेशनल वाइड फैलने लगा। मैंने आपको ये सारा जो नाम लिखा है याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये हर जगह ये चीज फैल गई, ठीक है, हर जगह ये चीज फैलता चला गया। अब देखो भाई कहीं आप देखो जब फैला था भाई कहीं न कहीं इस वक्त पे हिंदू मुस्लिम पीक पे थे, इनका यूनिटी है ना पीक पे था, क्योंकि आप देख सकते हो कि हर जगह ये काम मतलब कि हर जगह लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब समझते हैं व्हाई पीपल से गांधी जी एज अ महात्मा, गांधी जी को महात्मा क्यों कहते थे? क्योंकि पीपल लोग थे उसको बिलीव था गांधी जी मिरेकल पावर है इसके पास, है ना, ये यही जो है जो कि हमारा सफरिंग को, हमारा पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट थॉट हेल्प है तो अगेंस्ट जमींदार के खिलाफ उसको वहाँ पे आज़ादी मिल सकती है। लैंड और बिलीव गांधी जी गिव देम लैंडलेस जो लेबर उसको लगता था कि भाई गांधी जी हमें इतना जमीन दिला सकते हैं, मतलब सबका अपना अपना थॉट था, तो गांधी जी को सब पॉजिटिव वे में ले रहे थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको बताया चोरी चोरी मूवमेंट इंसिडेंट हो गया, जब आपसे पूछा जाता है कि ये बताएंगे ये चोरी चोरी इंसिडेंट कब हुआ? ये फरवरी 1922 में हुआ। इसमें क्या हुआ था भाई?
पुलिस वाले को जला के मार दिया गया था। और इसके बाद जैसे गांधी जी को जैसे पता चला भाई कि ये जो एक वायलेंस के अगेंस्ट थे भाई, स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे भाई, इन्होंने कहा था भाई कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट ही होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जला दिया भाई, जिंदा जला के 22 पुलिस वाले को मार दिया। तो कहीं न कहीं गांधी जी फिर इस चीज़ को कहा भाई अब हमें ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करनी चाहिए, हमें इसे खत्म करनी चाहिए, अब ये मूवमेंट यहाँ से आगे नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही गांधी जी ने ये डिसीजन लिया कि अब ये मूवमेंट आगे नहीं चलेगा, फिर क्या हुआ मेरे भाई, जो कांग्रेस लोग जो इंडियन कांग्रेस लोग थे, उसके जो पार्टीज़ थे, वो लोग कहीं न कहीं भाई इससे नाराज़ हो गए, गांधी जी क्या कर रहे हैं? हमने अपना है ना स्टूडेंट लोग कॉलेज छोड़ दिए हैं, और जो जो रोटी बनाना छोड़ दिया है, जो गाड़ी ले चला रहा था, हम मतलब सिंपल वर्ड में जान लो कि सब अपना-अपना जॉब, अपना-अपना हर चीज़ को आप एक कहने से हमने छोड़ दिया, फिर आप इस चीज़ को बंद कर रहे हो, है ना? अब देखो इसका रीज़न अगर समझने की कोशिश करोगे तो गांधी जी को अब समझ में आ गया था भाई कि अब तक हम पीसफुल मूवमेंट कर रहे थे, तो हम मतलब कि हम पे कोई ना फायरिंग कर सकता था और ना ही कोई हमें दबा सकता था, ना ही कोई मारपीट। लेकिन हमने भाई 22 पुलिस वाले को जला दिया। अगर अब लोग अगर निकलेंगे मान लेते हैं कहीं पे कोई काम करने के लिए, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए, तो भाई इस वजह से उस पे फायर भी हो सकता है, उस वजह से उस पे कुछ भी हो सकता है, उसको मार दिया जा सकता है। तो ये सोच के गांधी जी इस मूवमेंट को बंद कर मतलब पॉजिटिव सोच उन लोगों के बारे में सोचे थे, इस वजह से इसको बंद किया गया था। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं मेरे दोस्त, है ना? ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, अदर लीडर। अब देखो एक चीज़ आपसे पूछा क्या जाता है कि बताएँगे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू ये चाहते थे। अब देखो यहाँ पे जो ये मूवमेंट जो हुआ था ना, इसमें इलेक्शन वगैरह भी गांधी जी ने कहा था भाई अब हम इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं लड़ेंगे, ठीक है? इलेक्शन वगैरह में कोई पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ लीडर थे जैसे चंद्रशेखर दास थे, मोतीलाल ये चाहते हैं भाई कि हमें लड़नी चाहिए, इलेक्शन हमें लड़नी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ ये लोग आपसे पूछा था इसमें तो कौन चाहते थे? सी.आर. दास है ना, मोतीलाल नेहरू। जिसकी वजह से फिर यहाँ पे क्या हुआ, न्यू पॉलिटिकल क्योंकि भाई कांग्रेस तो आईएनसी चाह नहीं रही है, तो ये लोग फिर इन लोग अब क्या करेंगे भाई, इन्होंने अपना नया-नया पॉलिटिकल का इन्होंने फॉर्मेशन किया। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आरएसएस बताएँगे आरएसएस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था, ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये भी 1925 में ही हुआ था, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो 1922 में ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, ठीक है? 1922 में बंद हुआ, तो फिर 1925 में ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन हुआ आरएसएस का और कम्युनिस्ट पार्टी का। अब देखो आता है साइमन कमीशन, इसके बारे में पता होना चाहिए। साइमन कमीशन सिंपल सा क्या था भाई, सेट अप द डिसाइड इंडियन पॉलिटिकल फ्यूचर, नो इंडियन मेंबर नेशनल कांग्रेस ऑल पॉलिटिकल ग्रुप बायकॉट एंड देखो यहाँ पे क्या था, साइमन कमीशन आया था, तो इसके अंदर जितने भी मेंबर थे भाई, इसके सारे के सारे कैसे मेंबर थे साइमन कमीशन में, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे, उसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था, जिसके वजह से यहाँ के इंडियन लोगों ने फिर इस चीज को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे नारा लगाया था साइमन गो बैक। आपसे पूछा जाता है कि साइमन गो बैक का नारा बताओ किस कमीशन के खिलाफ लगाया था? क्या बोलेंगे? साइमन कमीशन के खिलाफ। देखो पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन अब यहाँ पे लोगों के अंदर पूर्ण स्वराज की सोच जागने लगी। कब जागने लगी भाई? 1929 की बात है, यहाँ पे जागने लगी। तो एक सेशन हुआ था, आपसे पूछा जाता बताएंगे कौन से सेशन में देखो एक ये लाहौर सेशन जवाहर जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस इसमें डिक्लेयर किया था कि भाई जो कांग्रेस लोग होते हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा गोल यही होगा। आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो डिक्लेयर हुआ था कांग्रेस के द्वारा वो कब किया गया था भाई? 1929 में किया गया था। और उस वक्त इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके जो प्रेसिडेंट थे मेरे दोस्त वो थे जवाहरलाल नेहरू, इसके प्रेसिडेंट थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कंप्लीट पूर्ण स्वराज चाहिए, सिंपल सा बात ये था। जिसके वजह से उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया 26 जनवरी 1930 में, देखो 1929 में डिसाइड हुई और 26 जनवरी 1930 में इन्होंने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया कि भाई अब हम हर 26 जनवरी को क्या करेंगे? अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इस वजह से आप देखते हो कि इंडिपेंडेंस डे अभी भी हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है? अब आते हैं भाई राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। आपको इसमें एक दो पॉइंट पता होना चाहिए कि देखो जैसे देखो फॉर्म नहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट वांटेड रेवोल्यूशन, इसको छोड़ दीजिए। बाय इलेक्शन सुंदरम ये भी आपको एग्जाम में अब तक नहीं आया है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। एम नोट टू किल। हाँ दांडी मार्च। आप देखो यहाँ से समझते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। दांडी मार्च जो था वो देखो इसको हम बोलते हैं साल्ट मार्च, साल्ट सत्याग्रह ही बोला जाता है। आपसे पूछा था ये कब स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्त? ये जो स्टार्ट हुआ था ये 1930 में हुआ था दांडी मार्च। इसमें गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया था भाई? हम ब्रेक करेंगे किसको? साल्ट लॉ को हम ब्रेक करेंगे। साल्ट लॉ जो था ब्रिटिश का मोनोपोली था, जिसके अंदर इसका हम सिंपल से समझ लीजिए जो भी साल्ट था, साल्ट लॉ में क्या था कि भाई कि जो नमक जो था
उस पे जो रूल चलेगा, उस पे जो वहाँ था ना क्या बोलते हैं कंट्रोल रहेगा, सिंपल जो भी कंट्रोल रहेगा साल्ट पे वो ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा, उसमें आईएनसी या इंडियन वगैरह कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। अब वो साल्ट सत्याग्रह चलाने का रीजन भी बहुत ही सिंपल सा है कि भाई नमक जो है वो हर लोग खाते हैं, है ना। डिटेल में जब पढ़ोगे आपको सारी चीजें बताई जाएगी कि साल्ट साल्ट सत्याग्रह के लोग सोचने लगे भाई ये नमक लॉ को तोड़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, हम तो यहाँ इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, लेकिन गांधी जी तो निकल पड़े हैं सत्याग्रह साल्ट ब्रेक करने के लिए, क्या फायदा उससे। तो कहने का इसका फायदा था भाई, क्योंकि नमक जो था वो हर किसी को चाहिए था, और अगर उस वो हमारे कंट्रोल में हो तो कहने के हमारा इनकम बढ़ेगा, और ब्रिटिश लोग कहने के ज्यादा चार्ज कर रहे थे, इसलिए छोटा सा रीजन था। इसमें आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे गांधी जी कहाँ से कहाँ तक चले थे और कितना दूर चले थे। ये देखो 240 मील चले थे गांधी जी, 240 मील इन्होंने सफर तय किया था, और साबरमती से स्टार्ट किया था और कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे। ये आपको देखो 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। पहला कि दांडी मार्च बताओ कब हुआ था, इसको दूसरा नाम कहते हैं साल्ट सत्याग्रह, ये 1930 में हुआ था, और साबरमती से ये दांडी गए थे। ठीक है, लगभग जो सफर तय किया था गांधी जी सामने, ये 240 मील का इन्होंने सफर तय किया था। ठीक, ये आपको बस पता होना चाहिए। वो मैंने इसके अंदर सब लोग मिल गए थे, है ना, बहुत ही ज्यादा लोग मिले थे। फिर लेकिन फाइनली क्या हुआ था भाई, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, इसके बाद बहुत से लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया था। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। बताओ इतना पता है, बहुत डिटेल में फिलहाल आपको जानने की जरूरत नहीं है, कितने लोगों को डाला, क्या हुआ नहीं हुआ, बस उतना नहीं जानो, बस इतना जानो जितना मैंने बताया। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट बताएंगे, फर्स्ट एक्ट कब आया था, 1935 में आया था। इसके अंदर क्या था उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मेरे भाई इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि क्या है कि प्रोविंस कुड मेक देयर, जो भी होता है ना प्रोविंसेस थे, मतलब उस समय अभी के लोग अभी के जमाने में स्टेट में, कि स्टेट अब अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, स्टेट अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ये एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में, कहा गया था कि भाई अब तुम लोग अपना अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक, और इसी के अब देखो इसी की वजह से इलेक्शन हुआ था कब, 1937 में इलेक्शन हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे कांग्रेस इसके अंदर कितना इलेक्शन जीता था। टोटल 11, मतलब 11 प्रोविंसेस में हुआ था। 11 में से 7 जगह जो जीती थी वो कांग्रेस की पार्टी जीत गई थी, है ना। 4 जगह कहीं ना कहीं हारे थे, लेकिन 7 जगह कौन जीती थी भाई, कांग्रेस की पार्टी जीती थी। पूछा था कितने जगह जीते थे, 7 जगह। अब देखो आता है वर्ल्ड वार 2, है ना। वर्ल्ड वार का मैंने बताया था बहुत, वर्ल्ड वार का 2 का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश इंडिया वार विदाउट, देखो इसमें क्या हुआ था, आपको पता है ब्रिटिश का कंट्रोल कहीं नहीं इंडिया में अब तक था ही, है ना। 1939 की बात हो रही है जो वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वार 2 आपको पढ़ना नहीं है अभी, ज्यादा डिटेल में जानना ही नहीं है, बस जान लो वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट कब हुआ था, 1939 में हुआ था। इसमें जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश लोग थे तो वो इंडिया को इसके अंदर जबरदस्ती घुसे देते, भाई इंडिया भी हमारा साथ दे रहा, भले इंडियन जो थे वो साथ नहीं दे रहे थे उसका। ठीक है, वो कह रहे थे भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, हमें इसमें क्यों लेकर आ रहे हो भाई, अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो भाई हमारे पर फायरिंग हुई, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, हमारे लोग बेवजह मारे जाएंगे, हम तुम्हारा साथ क्यों दें, है ना। तुमने मेरे लिए क्या ही किया कि हम तुम्हारा साथ दें, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन जो ब्रिटिश थे जबरदस्ती वो क्या कर रहे थे, इसको मतलब कि इंडियन लोगों को उसके अंदर ला रहे थे भाई, कि वो उनको ऐसा जता रहे थे कि भाई ये लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, ये मेन रीजन था, जिसका वजह से क्या हुआ भाई, कांग्रेस लोग डिमांड, मतलब होता ना कांग्रेस। फिर देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, तो एक जबरदस्ती दिला रहे थे, लेकिन फिर भाई इसमें कांग्रेस फिर आगे भाई यही मौका, इसने डिमांड कर दिया कि अगर बताओ इसके जस्ट बाद तुम हमें इंडिपेंडेंस दोगे, है ना, इस वॉर के जस्ट बाद हमें इंडिपेंडेंस दे दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन ब्रिटिश ने भाई से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। फिर जैसे मना किया उसने भाई, जितने भी कांग्रेस मिनिस्टर थे, जितने भी कांग्रेस लीडर थे, सब ने क्या किया, रिजाइन दे दिया। कहा भाई जल्दी से रिजाइन दे दो ताकि इन्हें पता चले कि भाई हमारे अंदर ये पावर है। तो सब लोगों ने, आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे कि कांग्रेस के हर एक लीडर क्यों रिजाइन दिए थे, रीजन आपको आई होप के पता चल गया होगा। ठीक है, आते हैं आगे देखते हैं। इसके जस्ट बाद, है ना, देखो 1939 की बात है, 1942 में जस्ट महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया ये क्विट इंडिया मूवमेंट। आपसे पूछा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट बताओ कब स्टार्ट की गई थी, ये 1942 में स्टार्ट की गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें एक नारा स्लोगन दिया गया था, डू और डाई। आपसे ये स्लोगन आपसे एग्जाम में पूछा गया, बताओ डू और डाई का स्लोगन कब दिया गया था भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने दिया था, गांधी जी ने दिए थे। ये भी बहुत ही बड़ा, मतलब ये क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने को बताया भाई, जो भी लोग जहां भी थे हर चीज से जस्ट लाइक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का टाइप का था कि भाई रिजाइन वगैरह दे रहे थे हर जगह से। लेकिन इसमें क्या हुआ
कि जैसे को पता चला कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने इमीडिएट है ना, इमीडिएटली हर लीडर को उन्होंने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। उसका बहुत से लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, बहुत लोगों को इन्होंने मार दिया, बहुत सारा चीज़ हुआ यहाँ पे। विश्व मिशन वगैरह कुछ आया, सारा फेल हुआ, नहीं जानना, आपको बस पता होना चाहिए भाई ये कब हुआ था, 1942 में हुआ था, और डू एंड डाई का इसमें नारा लगाया गया था। और जैसे ही ब्रिटिश को पता चला ये चीज़, तो सब के सब आके इंडियन लोग लीडर वगैरह को क्या कर दिया भाई, लीडर को इन्होंने जेल में डाल दिया। अब जब लीडर ही नहीं रहेगा तो इस मूवमेंट को आके कौन बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल की, जैसे कि आपको मैं दिया हुआ कि भाई 19 लोग को मारा गया था पुलिस 1942 में, है ना। ये सारा कुछ इतने लोग थे, जिसको बहुत लोगों को फांसी दे दिया गया था। वीर लखा नायक को फांसी दिया गया था, बाजी मोहम्मद मोबिलाइज कर गए थे अब इतने लोगों के साथ। तो ये सारा चीज कहने की रीजन था। अब आते हैं भाई सुभाष चंद्र बोस के बारे में, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। इसके बारे में आपको बस पता होना चाहिए भाई, इन्होंने किस चीज का इन्होंने फॉर्म किया था, आजाद हिंद फौज का इन्होंने फॉर्म किया था ना। फाउंडर किसका, आजाद हिंद फौज, इसके फाउंडर है। बस आपको ये पता होना चाहिए। डिमांड ऑफ देखो, अब डिमांड ऑफ पाकिस्तान बढ़ने लगा, आपसे पूछा था, बताएंगे। मुस्लिम लीग जो थे वो डिमांड करने लगे किसका, आपसे पूछा जाता है कि डिमांड ऑफ पाकिस्तान किसने किया था। ये एग्जाम आपसे पूछा जाता है, कौन किया, किसने किया था भाई, मुस्लिम लीग जो बना था, मैंने आपको बताया था 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। वो लोग क्या डिमांड करने लगे थे, मुस्लिम पाकिस्तान सेपरेट नेशन का डिमांड। अभी नाम नहीं दिया था, बस कहा भाई मुझे अब सेपरेट नेशन चाहिए, ठीक है। ये चीज का डिमांड वो लोग करने लगे थे। आते हैं देखो कैबिनेट मिशन, आपसे पूछा जाता है कैबिनेट मिशन बताओ कब आया था भाई, ये 1940 में आया था। इसके अंदर देखो जो ब्रिटिश सेंड किया था ना, पॉलिटिकल सॉल्यूशन हुआ ना, जो भी फाइंड इन्होंने पॉलिटिकल सॉल्यूशन इन्होंने देखा, उसका कहा भाई देखो ऐसा करो। इस मिशन में कुछ इन्होंने कहा कि भाई मेरे दोस्त, तुम लोग जो इतना, हाँ तो हम तुम्हें कोई भी एक्ट ला रहे हैं, कुछ भी है, तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। और इतनी ज्यादा ये दंगा, इन लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका था कि भाई अब हम इंडियन को ज्यादा दिन अपने देश में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा 1940 में। सिंपल इसका प्रपोजल था भाई कि जो भी इंडियन को जो ब्रेक हो चुका है उसको यूनाइट करना है ना। हमने आपको देखा कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था। अब यहाँ पे इवन के वो भाई आप देखो, यहाँ पे पाकिस्तान का डिमांड होने लगा था, सेपरेट नेशन का यहाँ पे डिमांड होने लगा था। ये सारी चीज को कैबिनेट मिशन के थ्रू ब्रिटिश चाह रहे थे कि भाई अब तो हमें लगता है इसे आज़ादी देनी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा इसे तोड़ के ना जाए। अगर हम इसे तोड़ के चले जाएंगे तो जिंदगी भर है ना इतिहास में हमें अच्छी निगाह से नहीं देखी जाएगी। लेकिन जब ये चीज यहाँ इसने कहा भाई कि देखो तुम इंडियन को यूनाइट करना, हमारा जो प्रपोजल है इंडियन को यूनाइट करना है, और फेडरल को लूज कर देंगे हम, ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को दे देंगे। ये सारी उन्होंने डिमांड लगा। लेकिन भाई इसमें सबसे खास बात ये हुआ कि इसको ना ही कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और ना ही मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। इनका जो भी डिमांड था, कहा भाई तुम अपना डिमांड तो अपने पास रखो, हमें तो बस आज़ादी चाहिए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा कोई मिशन चाहिए, ना तुम्हारा हमें कोई हमदर्दी चाहिए। हम जैसे हम जी लेंगे, तुम बस यहाँ से मेरे देश से निकल लो। कुछ ऐसा इनका प्रस्ताव था। इस वजह से मुस्लिम लीग थे उन्होंने भी इस चीज को मतलब था इस चीज को डिसएग्री कर दिया, और जो कांग्रेस था उन्होंने भी इसे डिसएग्री कर दिया था। कहीं ना कहीं मिशन फेल हो चुका था। अच्छा भाई डायरेक्ट एक्शन डे आपसे पूछा था, डायरेक्ट ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, बस ये पता होना चाहिए। इस डायरेक्ट एक्शन डे को डिक्लेयर किसने किया था भाई, मुस्लिम लीग द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था, बस इतना ही है। अब देखो पार्टीशन इंडिपेंडेंस, देखो पार्टीशन आपको पता है कि हमें हमें आज़ादी कब मिली और पार्टीशन कब हुआ इंडिया का। तो भाई पार्टीशन और इंडिपेंडेंस दोनों एक ही साल हुआ, एक ही दिन हुआ था, 1947 में हुआ था। जिसके अंदर क्या हुआ था भाई, कंप्लीट बैकग्राउंड हिंदू मुस्लिम रिलेशन है ना, इसकी तब तक क्या हो चुकी थी भाई, हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशनशिप था ना, जो भी दोस्ती वगैरह थी, कंप्लीट तरीके से ब्रेक हो चुका था, ठीक है भाई। अब जो भी मुस्लिम लीग थे भाई वो पाकिस्तान चाह रहे थे, है ना। नेगोशिएशन सब चीज फेल, बहुत लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल किया कि भाई ऐसा ना हो, लेकिन हर चीज फेल हो चुकी थी। बहुत ज्यादा राइट्स वगैरह चलने लगा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ही ज्यादा ही वाला प्रॉब्लम हुआ। जिसके अंदर क्या हुआ भाई, है ना, अब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग यहाँ पे है ना इंजर हो गए। बहुत ही खतरनाक दिन रहा होगा, आप सोच सकते हो। आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे जब ये पार्टीशन हो रहा था, इंडिपेंडेंस का दिन था 1947 में, इस समय कौन कौन लीडर थे, आपको ध्यान रखना है। गांधी जी लीडर थे यहाँ पे, मेन लीडर का नाम पता है, गांधी जी थे, नेहरू थे, पटेल साहब थे, और जिन्ना था, और बादशाह खान था। ये 4-5 लीडर का आपको बस नाम पता होना चाहिए। आई होप कि ये सारा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा भाई। चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर मैं आपको पूरा हिस्ट्री अगर अच्छे से समझाने लगूँ, एक एक वर्ड एक एक चीज पे ध्यान दूँ, तो भाई आपका ये एक क्लास करने में एटलीस्ट 5 घंटे भी लग सकते हैं, वो भी कम पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। जो आपके एग्जाम में आने वाला था, मैंने उससे 2-3 लेवल मैंने आगे ही बताया आपको। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो मैंने लिखा खास से जहाँ जहाँ मैंने स्टेट पॉइंट लेके आपको मैंने दिया है, जैसे ये आप देख सकते हो
कि साल्ट मार्च में कब हुआ था भाई, 1930 में हुआ था। इसके अंदर सिंपल सा ब्रेक करना था साल्ट को, है ना। ये आप देख सकते हो डोंट डाई का नारा कब लगाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में, है ना। मुस्लिम लीग का डिमांड कब हुआ था भाई, 1940 में। इसका क्या डिमांड है, सेपरेट स्टेट का डिमांड था। डायरेक्ट इलेक्शन डे कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई। अगर आपको इसका नोट से चाहिए तो आपको मिल जाएगा 49 रुपीज़ में। आपको करना क्या होगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको कंप्लीट SST ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स से आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, सॉरी मतलब 49 रुपीज़ में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखो, अच्छे से बस पढ़ाई करते हैं। मेरे थोड़ा सा फीवर है, मतलब थोड़ी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत आवाज़ में आज, है ना, नॉर्मल फील आया हुआ। अदरवाइज मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखो, बस अच्छे से पढ़ाई करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। सेक्शन